हाँ तो बच्चों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर है। तो बाइनोमियल थ्योरम को समझने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो होती है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको मैथ्स में मिलेगा आगे जाकर। फैक्टोरियल मतलब अगर आपने मैथ्स लिया है तो क्लास 11 में आपको फैक्टोरियल मिल ही जाएगा, लेकिन एकदम बेसिक सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इसका सिंपल होता है या तो ऐसा या तो ऐसा। मान लो आपको फैक्टोरियल 5 लिखना है तो आप ऐसा लिखेंगे, ऐसा, या ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, ये वाला, या तो सामने में ऐसा एक दो लाइन एल शेप पे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको कहता है फैक्टोरियल 5। अच्छा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है? इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हमें बेसिकली उस नंबर से शुरू करना है और कहाँ पे आके खत्म करना है? लास्ट नेचुरल नंबर पे। वो क्या होता है बेटा? 1। उस पर खत्म करना है। अगेन फैक्टोरियल डेसिमल नंबर्स का नहीं होता, 5.1 का कोई फैक्टोरियल नहीं होता, हमेशा वो आपको प्रॉपर उसी का होगा, नेचुरल नंबर का ही होगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल आपका 3 हो गया, तो ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है वो आप कैलकुलेट करके देख ही सकते हो। इसकी वैल्यू तो 6 है, इसकी वैल्यू होगी 120। उसी तरह फैक्टोरियल 7 आपको लिखना है तो क्या होगा बेटा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बेटा ये बार बार प्रैक्टिस कराने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, इतने स्मार्ट तो हो गई तुम लोग कि ये इसका मीनिंग तुम लोग को पता चले, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है? इसने पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल होता है उसका एक्सपांशन उन्हें इसने बताया, ठीक है। देखो इन सिंपल वर्ड, बाइनोमियल एक मतलब है क्या वो थ्योरम। देखो इसने बोला कि 1 प्लस एक्स पावर एन को हम एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस, सुनना अच्छे से, 1 प्लस एक्स पावर एन, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 4 एक्स पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये तब तक चलते जाएगा। अच्छा, कब तक चलते जाएगा वो एक n की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और वो हम आगे जब एग्जांपल लेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए बस क्या क्या जान के रखना है। पहला दो टर्म सबको याद रहना चाहिए, 1 प्लस एन एक्स। इसके बाद क्या करना है? ऊपर में n था तो n के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? n माइनस 1, उससे एक टर्म कम, और नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब सुनो अच्छे से, ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? दो टर्म। क्या क्या टर्म है? n और n माइनस 1। नीचे में किसका फैक्टोरियल हो रहा है? 2 का। x का पावर कितना है? 2। तीनों चीजें सेम रहेगी, समझ में आ रहा है? यहाँ पे तब वो न्यूमरेटर में टर्म कितना है? n माइनस 1 n माइनस 2, 3 टर्म है। नीचे फैक्टोरियल किसका हो रहा है? 3 का। x का पावर कितना है? 3। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4, 4 टर्म। नीचे फैक्टोरियल किसका हो रहा है? 4 का। पावर कितना है बेटा इसका? 4। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह ये चलते जाएगा। कोई भी डाउट? ठीक है, इसको आप लोग लिख लो। इसके बाद मैं एक्सपांड आपको एक करके दिखाता हूं। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख लो भाई। नेक्स्ट देखो, सिंपल टर्म है, जैसे कि आपको 1 प्लस एक्स पावर 2 का करना है एक्सपांशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू क्या है? 2। 1 प्लस 2x प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही देखोगे तुम्हारा x का जो पावर है, जैसे ही इस 1 प्लस एक्स के डिग्री से मैच हो गया, आपको आगे वाले टर्म नहीं लिखने हैं। समझ में आए? यहाँ पे x का पावर कितना है? 2, इसका भी पावर कितना है? 2। मैच हो गया, आपको आगे वाले टर्म नहीं लिखना है। अच्छा, अगर कंफ्यूजन आप भी जाता है तो कैसे लिखोगे? देखो एक बार लिख के देख लेते हैं, क्या होगा नेक्स्ट टर्म? 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। अच्छे से देख, 2 माइनस 2 क्या है? 0। तो ये टर्म तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो जहां पे टर्म 0 हो जाता है उसके बाद हम और नहीं लिखेंगे। आपको जैसे याद रखना है रखो। मेरा तो बेस्ट तरीका याद रखने का ये है कि इसका जो पावर है, जैसे वो इसके लास्ट एक्स के पावर से मैच करेगा, हम आगे वाले टर्म नहीं लिखेंगे। अब इसको अच्छे से थोड़ा एक्सपांड करेंगे तो 1 प्लस 2x प्लस
2 इंटू टू माइनस वन क्या होता है, 2 इंटू वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 क्या होगा बेटा, 2 इंटू वन, यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 2/2 क्या हो 2/2, ये तो पूरी चीज 1 हो गई ना, तो 1 + 2x + x स्क्वायर, आपको पता ही है 1 + x स्क्वायर का एक्सपांशन ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम किसका करेंगे, 1 + x क्यूब का, इसका एक्सपांशन क्या होगा 1 + nx + n इंटू n - 1 बाई फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n इंटू n - 1 इंटू n - 2 बाई फैक्टोरियल 3 x क्यूब। पावर कितना है बेटा 3, यहाँ पे पावर 3 आ गया कि नहीं, एक्सपांशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका सॉल्व अगर हम करें तो 1 + 3x प्लस ये क्या हो गया 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स क्यूब। आपका आंसर आ गया 1 + 3x 2 गया प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, जिस क्लास 10 में बेटा 8, 9, 10 में पढ़ाई होगा 1 + x होल क्यूब का एक्सपांशन, तो इसी तरह 1 + x पावर 4 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा, कोई भी डाउट। अच्छा एक कुछ चीजें जो मैं समझाना चाहूंगा, पावर कितना है 3, तो लास्ट का पावर भी कितना होगा 3, उसमें नंबर ऑफ टर्न न्यूमरेटर में कितने होंगे 3, नीचे फैक्टोरियल किसका हो रहा होगा 3, और टोटल जो टर्म्स होंगे हमारे पास एक्सपांशन में वो होंगे 4, जितना इसका पावर उससे एक ज्यादा, 1 2 3 4, कितने टर्म्स होंगे 4 टर्म। जैसे जब हमने 1 + x होल स्क्वायर का एक्सपांशन किया था, कॉपी में देख लो वहां पे 3 टर्म थे, समझ में आया, उसी तरह ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक्सपांशन दिखाऊंगा, खैर ये सब तो एक्सपांशन ठीक है। अब आपने कभी पहले, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सोचा है कि नहीं, लेकिन जब मैं जूनियर क्लासेस में था तो मेरे को हमेशा से एक सवाल उठता था कि ये 1 + a + b होल स्क्वायर का एक्सपांशन आया कैसे, a² + b² + 2ab, ये दिया किसने। तो देखो भैया ये सारे के सारे बाइनोमियल थ्योरम से आते हैं। अब कैसे आते हैं देखो, बाइनोमियल थ्योरम में एक चीज है, अंदर सिर्फ 1 होगा, मतलब 1 प्लस होगा। यहाँ पे हमने क्या लिया a+, तो हम इसको क्या करेंगे 1 प्लस की तरीके से लाएंगे। कैसे लाएंगे देखो, इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू 1 + b/a होल स्क्वायर। अच्छे से देख, मल्टीप्लाई कर a + b होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसका एक्सपांड करेंगे तो कैसा हो जाएगा देख, a² इंटू 1 + b/a को एक टर्म मान लो, तो 1 + b/a को x मान ले, b/a को x मान ले, तो क्या मैं कहता हूं, मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन कर सकता हूं, a² 1 + nx, b/a को मैंने क्या मान लिया x, यहाँ पे लिख लो b/a = x, 1 + nx + n इंटू n - 1 बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ पे क्या पावर होगा b/a होल स्क्वायर। अच्छे से देख, हम स्क्वायर कर रहे हैं, पावर 2 आ गया, ब्रैकेट हो गया आपका क्लोज। मैं ऊपर वाला जो चीज है ये मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखो भाई, इसको मैं कैसे लिखता हूं, a² 1 + 2b/a प्लस फैक्टोरियल 2 क्या होता है बेटा 2 × 1, अच्छा 2/2 कैंसिल, 2 - 1 तो बेटा 1 1 वो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये हो गया b² / a² को अंदर लेके जा, a² + 2ba² / a प्लस b², a² कैंसिल जाएगा। अच्छा a² ये बेटा हट गया कि नहीं, तो बेटा आपका क्या रिजल्ट आया a + b होल स्क्वायर का, a² + 2ba या ab जो बोलना है बोलो प्लस b², तो ये रिजल्ट यही से आया है, समझ में बेटा, सब बाइनोमियल थ्योरम से आया है। अब एक और रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे, देखो पता ही होगा आपको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती थी, मेरे को तो याद करने में प्रॉब्लम होती थी भाई, आप लोग का पता नहीं।
देखो a प्लस बी होल क्यूब निकालना है तो a 1 प्लस बी बाई ए होल क्यूब लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया इसको, यहां पे मैंने लिख दिया a क्यूब 1 प्लस बी बाई ए होल क्यूब। समझ में आया? तो a क्यूब को हटा दो, अब इसका एक्सपांशन कर दो, 1 प्लस 3b बाई ए, 1 प्लस एन एक्स, याद है कि नहीं, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। अच्छा क्यूब क्यूब आ गया, खत्म भाई। ठीक है, अब अंदर को थोड़ा हम सुलझाएंगे, 1 प्लस 3b बाई ए प्लस, बेटा 3 माइनस, अच्छा फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 1, अच्छा ये 2 है और 3 माइनस 1 2, 2 कैंसिल गया, क्या बचा 3 b बाई ए होल स्क्वायर प्लस, ये क्या बता 3 माइनस 1 क्या होती है 2, 3 माइनस 2 क्या होती है 1, तो न्यूमरेटर ड्यूमरेटर पूरा कैंसिल जाएगा, बचेगा आपका b बाई ए होल क्यूब। समझ में आया कि नहीं बेटा, समझ में आया? ठीक है, अब मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं, ये भी मिटा देता हूं, कोई मतलब नहीं लिखने का। ए क्यूब को अंदर लेके जाओ, ए क्यूब प्लस 3 ए क्यूब बी बाई ए प्लस 3 ए क्यूब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये इंटीग्रल था कि नहीं? ठीक है, तो ये सारे डेरिवेशन आई होप आपने 10 में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये सब डेरिवेशन कहाँ से आता है, बाइनोमियल थ्योरम से। तो इसलिए बेटा बता रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए नहीं है, फिजिक्स में हमको नहीं चाहिए बाइनोमियल थ्योरम, हमें बस एक छोटी सी चीज के लिए चाहिए होती है बाइनोमियल थ्योरम। वो किस चीज के लिए चाहिए होगी वो थोड़ा टाइम में बताता हूँ, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया कि ये सब का डेरिवेशन ऐसे होता है। हाँ तो बच्चों, हमारा जो फिजिक्स में एप्लीकेशन है बाइनोमियल थ्योरम का, वो सिर्फ इस हिस्से के लिए है, सिर्फ ये स्मॉल कंडीशन के लिए हिस्सा है। हालांकि मैं आपको अगर बाइनोमियल थ्योरम ना भी पढ़ाता, सिंपली एक चीज पढ़ा देता तो भी हो जाता, लेकिन मैंने सोचा कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा ही देते हैं, और तो समझो क्या है जो भी है। अगर x 1 से बहुत छोटा है, से x की वैल्यू आपकी 0.00001 है, बहुत छोटी वैल्यू 1 से, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अच्छा तो इतनी छोटी नहीं लेता, थोड़ी सी कम छोटी लेता है, 1.001 है मान ले। ठीक है, तो एक बार बता इसका एक्सपांशन क्या, अब मान ले तुझे 1.001 का स्क्वायर निकालना है, मान ले स्क्वायर निकालना है, या मान ले पावर 5 निकालनी है, इसी क्या निकालनी है, पावर 5। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 प्लस 0.001 होल पावर 5, सही लिखा है मैंने, 1 प्लस 001 होल पावर 5 होगी कि नहीं? ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस 5 इंटू 0.001 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 0.001 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 5 माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 0.001 होल क्यूब। अब तुम लोग एक बात बताओ, ये टर्म सही है, ये टर्म भी सही है, अब इस टर्म को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। 0.001 ये तो 5 इंटू 4/2 जो भी है, ये क्या 0.00001 आएगा कि नहीं? नेक्स्ट टर्म में इसमें कितने जीरो आए, 5, नेक्स्ट टर्म में कितने आएंगे, 7 जीरो आएंगे कि नहीं? ये आपको पता है 0.001 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो आएगा, 7 जीरो आएंगे कि नहीं? खुद सोच के देख, जब मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा कि नहीं? अब ऐसे ही एक छोटे नंबर को तुम 1 के साथ ऐड करो, ऐसे ही एक छोटे नंबर को तुम 1 के साथ ऐड करो, कोई सिग्निफिकेंट चेंज आएगा? कुछ चेंज नहीं आएगा। इसकी वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश भी करें, ये कितना आ रहा है, 10 के करीब आ रहा है, 10 इंटू समथिंग, तो इसको अगर मैं 1 के साथ ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1.00001। तो कोई फर्क पड़ता है कि इसको ऐड करने का? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टर्म और आगे के सारे हायर टर्म
क्या हो जाएंगे, इग्नोर्ड, या हम कह सकते हैं कि 1 के साथ ऐड होने पे वो कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तो हम उस पार्ट को ऐड नहीं करेंगे। तो अभी से आपको ये चीज याद रखनी है, अभी से आपको ये चीज याद रखनी है, अगर x बहुत छोटा है 1 से, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स पावर n को 1 प्लस एन एक्स मानेंगे, क्योंकि हायर टर्म कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, और यही चीज का पूरा पूरा उपयोग फिजिक्स में बहुत ज्यादा होने वाला है। इफ x इज वेरी स्मॉल देन 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये बात समझ में आया बेटा, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को इसका कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जो आप लोग को खुद भी काम आएगा। अगर तुमको 0.1.01 होल स्क्वायर निकालने बोले, अब बच्चे परेशान, भाई कैसे करें मल्टीप्लाई, बहुत लंबा मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है, 1 प्लस 0.01 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, तो 1 प्लस एन एक्स लिख दो सिंपली, 1 प्लस 0.02, ये कितना हो गया, 1.02। अब कैलकुलेटर खोल के देख लो, 1.0200 कुछ आ रहा होगा, और छोटा वो बाकी दाम तो इग्नोर्ड है, रिजल्ट इसी के करीब आएगा। सिमिलरली चलो 1.2 स्क्वायर तो ठीक है, 1.01 सॉरी 1.01 स्क्वायर तो ठीक है, 1.01 पावर 5 पूछ ले या पावर 6 पूछ ले, एग्जाम में आ गया, मान लो किसी स्टेप पे तुमको जरूरत पड़ गई, तब तो बेटा पॉसिबल नहीं है ना इसको बार बार ऐसा करना। हम सिंपली क्या करेंगे, स्क्वायर 1 प्लस 0.01 होल पावर 6, तो 1 प्लस एक्स पावर एन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स, ये कितना हो गया, आ गया रिजल्ट। बस अपने को क्या है, समझ में आया कि नहीं बेटा। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब ऐड होने वाला टर्म 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है बेटा। डाउट है कुछ, नेक्स्ट। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, ये जो चीज है इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में बहुत जगह आएगा, लेकिन इसका एक एप्लीकेशन है, हालांकि मैं वो चीज आपको ना भी दिखाऊं ना तो भी चलता मेरे को, लेकिन मैंने सोचा दिखाई देता है, हर चीज साफ होनी चाहिए। डिराइव dy by dx equal to nx power n minus 1 if y equal to x power n। इन सिंपल टर्म्स, इन सिंपल टर्म्स आपको पता है कि नहीं, x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx पावर n minus 1, ये प्रूफ करने बोला है अपने को। हमने बस क्या ले लिया, y को क्या ले लिया, x पावर n, y को क्या ले लिया, x पावर n, तो dx पावर n by dx को क्या बोल सकते हैं, dy by dx, समझ में आया। तो इसका डिराइवेशन, हालांकि मैं बिल्कुल आपको नहीं कराने से भी चलता, लेकिन मैंने सोचा कि बेटा जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा ही रहा हूं तो ये सब एप्लीकेशन भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या है, x पावर n। अब मान लो मैंने y में एक छोटा सा चेंज लाया, dy क्या होता है, छोटा सा चेंज इन y, dx क्या होता है, छोटा सा चेंज इन x, तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं, y प्लस dy विल बी इक्वल टू x प्लस dx पावर n। सिंपल सी चीज है, y प्लस dy इक्वल टू x प्लस dx पावर n, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसा ले लिया, y प्लस dy, अब इसका बाइनोमियल एक्सपांशन कैसे करेंगे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x, बेटा आगे में ना 1 होना बहुत जरूरी है, आगे में 1 होना बहुत जरूरी है, ऐसे मैं लिख सकता हूं कि नहीं, खुद देख, x इंटू 1 क्या हो गया, x इंटू dx बाई x, सिंपली dx, ठीक है। अब इस टर्म को पावर n को मैं अंदर लेके चला गया, ये हो गया। अच्छा खुद एक बात बता, x पावर n तो चलो ठीक है, x पावर n तो चलो ठीक है, dx क्या होता है, बहुत छोटा वैल्यू, बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू, 0, मतलब खुद सोच, इफ dx इज वेरी 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 स्मॉल देन x, अब x को यहां लेके चले जा, तो dx बाई x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैं अगर मैं बोल सकता हूँ कि dx बाई x 1 से बहुत छोटा है, तो dx बाई x 1 से बहुत छोटा है, तो 1 प्लस x पावर 1 प्लस दिस थिंग पावर n इक्वल टू 1 प्लस n इंटू दैट थिंग। समझ में आया कि नहीं बेटा, कोई भी डाउट है। अब इस चीज को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक्सपांड कर देंगे, थोड़ा सा क्या कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे, तो x पावर n प्लस n इंटू एक्स पावर n dx बाई x हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, x पावर n प्लस
x ऊपर जाएगा तो n x पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। कोई भी डाउट? ठीक है, अब ऊपर वाली चीज को मैं मिटा दे रहा हूं अभी के लिए, ऊपर वाली चीज को मैं मिटा दे रहा हूं। एक बात बताओ, ये चीज है क्या? y प्लस डी वाई। तो फिर से लिख ले, y प्लस डी वाई इक्वल टू एक्स पावर n प्लस एन एक्स पावर n माइनस वन डी एक्स। समझ में आया? तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छा, y अगेन y इक्वल टू एक्स पावर n है ना, तो y की जगह एक्स पावर n यहाँ पे पुट कर दे। y की वैल्यू तो एक्स पावर n है, एक्स पावर n और एक्स पावर n क्या हो गया? कैंसल। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं कि नहीं? समझ में आया? मिटा सकते हैं कि नहीं? अब dx को यहां लेके आ जा। देखो बेटा, हमने जो फॉर्मूला पहले कराया था ना, जो मैंने आपको बताया था कि वो सिंपली आप फॉर्मूला जैसे याद रखो, तो उसका डिफरेंशिएशन का प्रूफ आता है, लेकिन उसके लिए अपने को बाइनोमियल थ्योरम पढ़नी होती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया और इसका डिफरेंशिएशन का प्रूफ पढ़ाया। तो खैर, हमारा बाइनोमियल थ्योरम यहीं पे खत्म होता है। बाइनोमियल थ्योरम से आपको ये सब जितना कुछ मैंने कराया, कुछ नहीं है सिलेबस में, हमारा कुछ नहीं है, ना भी पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये चीज याद रहना चाहिए, फिजिक्स में बस इसी चीज का काम है, 1 प्लस एन एक्स। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, अगर 1 माइनस एक्स पावर एन भी है तो भी क्या हो जाएगा? वो 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस एन एक्स। कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस माइनस एन पावर एक्स। बेटा कुछ नहीं, सिंपल सी चीज, ये लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो, प्रॉब्लम नहीं। अपना इन्फॉर्मेशन बस इतना का है। ठीक है, और मैंने ये डिफरेंशिएशन का भी डेरिवेशन करा दिया। क्लास 11 में आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो मुझे पता नहीं उसमें डेरिवेशन है कि नहीं, शायद नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा? हाँ तो बच्चों, हमारा ऑफिशियली मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो चुका है। हम हमारे पहले चैप्टर में आ चुके हैं, जिसका नाम है चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक कुछ बात ऑनेस्टली बता देता हूँ। फिजिकल वर्ल्ड में लिटरली कुछ खास नहीं है। ये 3-4 पेज का चैप्टर है, उसमें बस इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हम थ्रू आउट फिजिक्स, इन सिंपल वर्ड ये बताया कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का यूज क्या है दुनिया में, फिजिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, फिजिक्स का जन्म कैसे हुआ था, फिजिक्स ने क्या क्या आविष्कार किया, किस किस साइंटिस्ट ने क्या पढ़ाई की, फिजिक्स में हम चीजों को एनालाइज किस हिसाब से करते हैं। तो ओवरऑल कुछ मतलब डेफिनेट कुछ नहीं पढ़ाई, ये बताया कि फिजिक्स ये होती है, साइंस ये होती है, फिजिक्स में हम ये करते हैं वो करते हैं, या फिजिक्स में ये सब डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में ये होता है, वो सारी चीजें हैं। लिटरली अगर आप उस चैप्टर को ना भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बेटा, लेकिन सिंस सिलेबस में है और इस चैप्टर से कुछ खास सवाल आते नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में वो मैं आप इस चैप्टर में, जो इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर में जो पढ़ाने लायक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और लिटरली थ्योरी वगैरह लिखा हुआ है, कुछ खास है नहीं, उसका मैं आपको वो लाइक पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लेना, या आप एनसीईआरटी से वो चैप्टर पढ़ लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कुछ काम का है वो है नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में मेन ब्रांच ऑफ फिजिक्स के टोटल 5 मेन ब्रांच है। पहला मेन ब्रांच हो गया मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या करता है? इट डील्स विथ मोशन और इक्विलिब्रियम ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट लो स्पीड इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। पहले सब वर्ड बताता हूँ। मोशन मतलब मूव कर रहा है, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स उसमें जीरो है। इन शॉर्ट, बॉडी या तो मूव कर रही है, या तो बॉडी में कोई फोर्स लग रहा है, या बॉडी रेस्ट में है। किसकी? मटेरियल ऑब्जेक्ट की, प्रॉपर मटेरियल ऑब्जेक्ट। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट या लिक्विड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो गैसेस भी हो सकता है, मगर वो किसी एटम या मॉलिक्यूल का बना होना चाहिए एट लो स्पीड। अच्छा, लो स्पीड क्या होता है? लो स्पीड का मतलब ऐसे नहीं कि धीरे धीरे जा रहा है। लो स्पीड का मीनिंग होता है जो स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत कम हो। अच्छा, लाइट की स्पीड कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में लाइट ट्रेवल करती है। तो उससे कम स्पीड मान लो 10,000 मीटर पर सेकंड। 10,000 मीटर पर सेकंड कितनी ज्यादा होती है? 10,000 मीटर पर सेकंड बेटा आपका साउंड से भी 12 गुना ज्यादा है। साउंड की स्पीड से भी 12 गुना ज्यादा है 10,000 मीटर पर सेकंड। लेकिन 10,000 मीटर पर सेकंड लाइट का स्पीड जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, उससे तो बहुत कम है। तो 10,000 मीटर पर सेकंड को भी हम लोग स्लो स्पीड या लो स्पीड कहेंगे। लो स्पीड का डेफिनेशन फिजिक्स में होता है एनी स्पीड विच इज वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। तो साउंड
स्लो स्पीड में मूव करता है इन फिजिक्स। समझ में आया बेटा? इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अच्छा, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड दो वर्ड होते हैं, माइक्रो, दो वर्ड होता है, माइक्रो MICRO और मैक्रो MACRO। माइक्रो का मतलब बहुत एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, हमारे लेवल पे, हम या हमसे बड़े लेवल, या बेसिकली एटॉमिक लेवल से बहुत बड़ा। एक हमारा लेवल होता है और एक एटॉमिक लेवल होता है। ठीक है बेटा? तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? मैक्रो। मैक्रो यानी हमारे लेवल पे, हमारे लेवल पे कार मूव कर रहा है, मैंने मार्कर को उठा के कैच पकड़ा तो उसमें क्या क्या हो रहा है, वो सारा किस में आता है? मैकेनिक्स में आता है। नेक्स्ट हो गया थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हो गया हीट, टेम्परेचर एंड द बिहेवियर ऑफ सिस्टम ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। यानी कि अगर हम किसी भी मटेरियल को हीट देंगे या तो उसका कुछ टेम्परेचर होता है, तो हीट देंगे तो उसके एटम्स मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेंगे, वो सारी चीजें। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। जब गाड़ी मूव करती है, गाड़ी मूव जो कर रही है वो किस में आएगा? मैकेनिक्स में, क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है, कुछ फोर्सेस लग रहे हैं उसमें, चक्कों में फ्रिक्शन लग रहा है, चक्के घूम रहे हैं, वो सब चीजें किस में आएंगी? मैकेनिक्स में। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, इंजन के अंदर पेट्रोल जलता है, हीट जनरेट होती है, इंजन के अंदर पेट्रोल जलता है, हीट जनरेट होती है, तो वो किस डिपार्टमेंट में आएगा? थर्मोडायनेमिक्स में। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल को जब टेम्परेचर मिलता है या एनर्जी मिलती है, तो जब वो बर्न होता है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो सारे के सारे किस में होते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंडर आता है। लास्ट हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, इट डील्स विद इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहीं कहीं लिखा है और यहाँ किसी किसी किताब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट डील्स विद, जो भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, ये क्लास 12 में आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, कुछ चीजें मैकेनिक्स हमें क्लास 11 में मिलेगा भाई, क्लास 11 में। थर्मोडायनेमिक्स भी क्लास 11 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिलेगा अपने को क्लास 12 में। ठीक है बेटा? नेक्स्ट तो रहा हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? इट डील्स विद नेचर एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट। लाइट से रिलेटेड है बेटा बेसिकली। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू मिरर लेंसेस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, और भी बहुत सारे होते हैं, पोलराइजेशन होता है, इंटरफेरेंस होता है, वो सब 12 में आपको मिलेगा। ये भी टॉपिक हमारा हो गया 12 का। लास्ट हो गया रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होती है बेटा? इट डील्स विद द थ्योरी ऑफ इनवेरिएंस इन नेचर एंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद स्पीड कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि ये उन चीजों से डील करती है जब भी कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक या उसके बराबर या उससे कम, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या उससे कम स्पीड में अगर कोई भी बॉडी मूव करती है। देखो, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कोई बॉडी वैसे भी मूव नहीं कर सकती, लेकिन अगर थियोरेटिकली हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या स्पीड ऑफ लाइट से कम में जब भी कोई बॉडी मूव करती है, तो वो थोड़ी अलग तरीके से बिहेव करती है, जो ये सब लॉस को फॉलो नहीं करती। इनके अंदर जो लॉज आएंगे ना, पहले 4 के अंदर जो लॉज आते हैं, उन लॉस को वो फॉलो नहीं करती, तब वो अलग लॉ फॉलो करती है। वो आती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो चीजें, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका हल्का फुल्का मतलब क्या, बहुत ही कम इंट्रोडक्शन दिया हुआ है क्लास 12 में। तो ये बेसिकली आपको हायर स्टडीज में मिलेगा। ये आपको बेटा हायर स्टडीज में मिलेगा, ये आपको नहीं मिलने वाला 11-12 में। लेकिन हायर मैं 11-12 के एंड में मैं इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, थोड़ी बहुत फील कराऊंगा। हालांकि इसका पूरा स्टडी आपको हायर स्टडीज में मिलने वाला है। तो पहला दोनों 11 में, बाकी ये दोनों आपको मिलेगा 12 में। लिख लो बेटा। बच्चों, जैसे मैंने कहा था कि पहला चैप्टर में हमें कुछ खास पढ़ना नहीं है, तो थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल चीजें हैं जो बाकी रह गई हैं, वो आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन देख सुन लो यार, कुछ काम का क्या ही बताऊं मैं इसमें। देखो, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, 4 तरीके के मेजर फोर्सेस होते हैं नेचर में, 4 तरीके के। पहला हो गया वीकेस्ट, सेकंड हो गया पहला हो गया ग्रेविटेशनल, सेकंड हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, फोर्थ हो गया वीक न्यूक्लियर। अब इस चीज को समझना अच्छे से, अब इस चीज को समझना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अच्छा इसका मैं तुमको एक और इंसाइट देना चाहूंगा। दुनिया में जितने भी टाइप के फोर्स लग रहे हैं, वो इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में आएंगे, और कोई अलग टाइप का फोर्स होता नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल देते रहूंगा आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पता है, इट अराइजेस ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन बॉडीज ड्यू टू देयर मास। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉडीज एक दूसरे को अपने मास की वजह से
खींचती हैं उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये ब्रह्मांड का सबसे वीकेस्ट, सबसे कमजोर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इट इज अ फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, इट इज फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने अपने हाथों को ऐसे दबाया, या मान लो मैं किसी चीज को धक्का देता हूँ, मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूँ, मैं मार्कर को अपने हाथों से उठा रहा हूँ, तो मार्कर नीचे जाना चाहता है किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो इस मार्कर में अभी क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और दूसरा मेरा हाथ इस मार्कर को धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा हाथ मार्कर को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। आप बोलोगे सर आप धक्का दे ही नहीं रहे, धक्का देने से तो मार्कर ऊपर जाता है। नहीं बेटा, सोच के देख, अगर मैं मार्कर को छोड़ दूं तो मार्कर नीचे जा रहा है, तो मेरे हाथ ने इसके वजन के अगेंस्ट एक फोर्स लगाया होगा, और इसका वजन मान लो 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन, और मैंने जो फोर्स लगाया 10 न्यूटन वो बैलेंस हुए तभी ये रेस्ट पे है। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो हम कह सकता हूँ कि नहीं, मेरे हाथ भी इस पे फोर्स लगा रहा है। अच्छा, मेरा हाथ फोर्स कैसे लगा रहा है, मेरे हाथ के जो एटम्स वगैरह है इसके एटम को धक्का दे रहे हैं कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? यानी यहाँ पे एटॉमिक एक रिपल्शन आ रहा है। अच्छा, ये होता क्या है मैं सब समझाता हूँ आपको। एक चीज आप जान लो, मैं कभी भी किसी को मानो धक्का दे रहा हूं तो होता क्या है, जब मैं मान लो मैंने अपने दोनों हाथ को सामने लेके आया, तो मेरे इस हाथ के एटम्स इस हाथ के एटम के साथ जब बहुत नजदीक आ जाते हैं तो वो रिपेल करना शुरू होते हैं। वो रिपेल करना क्यों शुरू करते हैं, वो कितना फोर्स से रिपेल करते हैं, किस डिस्टेंस में रिपेल करते हैं, वो सब हम लोग क्लास 11 के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना जानो कि जब भी दो बॉडी बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती है तो वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देती हैं। और वही रिपेल क्या होता है, वो रिपल्शन किस लिए होता है, क्योंकि उनके अंदर जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मेरे हाथ के एक एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इसके हाथ के एक एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा कि नहीं, बहुत ज्यादा नजदीक आने पर। तो वही किसमें आता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। समझ में आया? तो मैं किसी को धक्का दे रहा हूं, इवन एनी पुश और एनी काइंड ऑफ पुल is happening because our atoms are interacting with them, and atoms में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो any kind of push and pull is acting because of your atoms। तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए अराइज हो रहा है क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल के लिए अराइज हो रहा है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, ये चीज मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा न्यूक्लियस, कोई भी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ऐसा होता है। तुम लोग ये चीज पे वैसे भी एक चीज बता देता हूँ आप लोग को। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होगी क्लास 12 में, बहुत ज्यादा डिस्कशन होगी क्लास 12 में। इन दोनों पे डिस्कशन नहीं, पहले वाले पे डिस्कशन होगी क्लास 11 में, इसमें आधी डिस्कशन 11 में, आधी डिस्कशन 12 में। ठीक है, ये पूरा 11 में पढ़ाएंगे, ये 11 और 12 मिला के, ये दोनों 12 में, ये दोनों 12 में। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मैं तुम लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तुमने देखा न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, अनचार्ज पार्टिकल, कुछ चार्ज नहीं है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो होते हैं बहुत सारे। अब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को तो रिपेल कर रहा है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर वो सब स्टेबल कैसे हैं, क्योंकि अगर वो दोनों इसको रिपेल कर रहे हैं तो दोनों बाहर क्यों नहीं निकल जाते। अब ऐसा नहीं है, जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा है ना कि न्यूक्लियस के अंदर बाहर एक वाल होता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स में, फिजिक्स में एटम मॉलिक्यूल में वाल नहीं होता। वो तो बड़ा बॉडी का जो सेल होता है ना, बॉडी का सेल, उसमें तो सेल वाल होता है, न्यूक्लियस के बाहर भी ना वाल होता है जो होता है। रियल लाइफ में जो एटम्स होते हैं, मैं सेल की बात नहीं कर रहा, मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ। एटम में न्यूक्लियस में कोई वाल वाल ऐसा कुछ होता नहीं है। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यू नो, काइंड ऑफ स्टक टुगेदर। ठीक है, वो आपस में है, एक इक्विलिब्रियम में है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो वो स्टेबल कैसे हैं, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव रिपेल कर रहे होंगे, वो दोनों क्या स्टेबल कैसे हैं, तो उनके बीच में क्या लगता है, न्यूक्लियर फोर्स। इनफैक्ट जो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, तीनों में लगता है। ठीक है बेटा, तो वो हम किस कब पढ़ेंगे, क्लास 12 में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आपको इंट्रोडक्शन जानना है, बस पता होना चाहिए क्या है ये। नेक्स्ट हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक बात ईमानदारी से बता देता हूँ, वीक न्यूक्लियर फोर्स में अभी कितना भी समझा दूं आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको तभी एक बार मैं डेफिनेशन रीड आउट कर देता हूँ। दिस फोर्स अपीयर्स बिटवीन द पार्टिकल इन्वॉल्व्ड इन न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज बीटा डीके। क्लास 12 में हम पढ़ाएंगे बीटा डीके, क्लास 12 में हम पढ़ाएंगे न्यूक्लियर प्रोसेसेस। न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या होते हैं, किसको इन्वॉल्व करते हैं, अभी के लिए थोड़ा बहुत आइडिया आपको देता हूँ। जब न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस टूटता है तो उसके अंदर से पार्टिकल निकलते हैं। उनमें से एक पार्टिकल होता है बीटा पार्टिकल।
जब वो निकलता है तो उसको हम बीटा डिके बोलते हैं। तो उसमें जो पार्टिकल निकलते हैं ना, उन पार्टिकल में आपस में फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बेटा, अभी के लिए बस जान के रखो, इसकी पूरी डिटेल में चर्चा हम क्लास 12 में करेंगे। ठीक है बेटा, एक और चीज, इनके फोर्स का रेंज ग्रेविटेशनल, अगर मान लो दो पार्टिकल मैंने रख दिए किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस में मैंने दो पार्टिकल रख दिए, उन दो पार्टिकल में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 यूनिट लग रहा है तो उन्हीं दोनों पार्टिकल में वीक न्यूक्लियर फोर्स WN, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25 टाइम्स लगेगा, 10⁻25 न्यूटन। उन्हीं दोनों पार्टिकल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स लगेगा, 10⁻36 न्यूटन लगेगा, और उन्हीं पार्टिकल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 न्यूटन लगेगा। यानी ये समझ सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे वीकेस्ट फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीकेस्ट फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ गया होगा बेटा। टॉपिक है आपका ये लास्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट। तो खैर ये टेबल है, और मैं बता दे रहा हूँ, आप किसी भी स्कूल से हो, अगर इस चैप्टर से सवाल आएगा तो इसी टेबल से आएगा। इस चैप्टर में और कुछ नहीं आने वाला। ये टेबल और वो फोर्सेस के जो बेसिक डेफिनेशन है वो खैर ना भी पढ़ने से होता है, ये फालतू चैप्टर है। ये टेबल काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं है, तो पढ़ देख लो भाई क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया 1, रेंज क्या हो गया, इनफाइनाइट, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी पार्टिकल में लग सकता है, ऑपरेट ऑल, हर यूनिवर्स हर ऑब्जेक्ट में लगता है। नेक्स्ट हो गया वीक, अभी इसको नहीं पढ़ रहे, ये तो थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, इससे रिलेट करो, क्योंकि आप ये देख चुके हो। वीक न्यूक्लियर फोर्स रेंज में बता चुका हूँ, बहुत शॉर्ट। वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कि बताया था कि नहीं, वो जो बीटा डिके से रिलेटेड कुछ बताया था, तो बहुत ही ज्यादा मतलब न्यूक्लियर, सब न्यूक्लियर साइट, यानी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के भी अंदर में ये फोर्स एक्ट करता है, उससे बाहर वो फोर्स एक्ट नहीं करेगा। टोटली एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये चीज। तो वेरी शॉर्ट सब न्यूक्लियर साइज 10⁻16 मीटर। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻15 मीटर होता है। एटम का जो साइज होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। ये आप याद रखो, नहीं रखो मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम एलिमेंट्री पार्टिकल पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, ये मैं आपको खैर 12th में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का इलेक्ट्रॉन होता है, वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं होता। जो भी है आप ये चीज याद रख सकते हैं। न्यूट्रिनो भी एक पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस से निकलता है। अभी इस पर ध्यान मत दो, अभी बस टेबल को ध्यान में रखने का कोशिश करो, बस देख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 का रेंज, इनफाइनाइट, ये भी दो चार्ज पार्टिकल कहीं पे भी रख दो, फोर्स में लगना ही लगना है, चार्ज पार्टिकल्स में लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 सबसे स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट न्यूक्लियर साइज, ये भी बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर में लगता है, तो 10⁻15 मीटर, यानी कि न्यूक्लियस के साइज में ये लगता है। न्यूक्लियॉन्स NUCLEONS, न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। समझ में आया, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस और हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल में ये एक्ट करता है। हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है, वो आपको हायर क्लासेस में, इनफैक्ट हायर स्टडीज में, बैचलर ऑफ फिजिक्स अगर आप करोगे, BSc फिजिक्स या MSc फिजिक्स, उनमें आपको मिलेगा ये सब। ठीक है बेटा, तो ये टेबल लिख लो। एक और चीज, NCERT में ये वाला टेबल दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको ये सेकंड वाला टेबल पढ़ाया है। कुछ नहीं है बेटा, सेम चीज है, बस उल्टा करके लिखा हुआ है। अच्छे से देख, इन दोनों का रेशियो कितना है, ऐसा सोच, इससे ये कितना बड़ा है, इससे ये कितना बड़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना बड़ा है, 10⁻36, 10⁻38, 10⁻2 टाइम्स ज्यादा है कि नहीं, 10⁻2 टाइम्स ज्यादा है कि नहीं। और इससे ये कितना ज्यादा है, 10⁻2 टाइम्स। ये बड़ा है ना, दोनों ही केस में ये बड़ा है। कितना से बड़ा है, 10⁻2 टाइम्स से, इससे 10⁻2 टाइम्स, इससे 10⁻2 टाइम्स। इन दोनों का रेशियो देख, 10⁻11 मिलेगा तेरे को, इनका रेशियो देख 10⁻11 मिलेगा, इन दोनों का रेशियो देख 10⁻25 मिलेगा, इन दोनों का रेशियो देख 10⁻26 मिलेगा। हालांकि ये सब थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर होता है, लेकिन मान के चल सकते हो। तो आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, कुछ भी याद रखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर को मैं खत्म कर रहा हूँ, अगले दिन हम चैप्टर 2 से शुरू करेंगे। बिल्कुल ये मत सोचना कि चैप्टर 1 में राजेश ने पढ़ाया नहीं, सच बता रहा हूँ, पढ़ाने का कुछ है भी नहीं। ठीक है, आप लोग खुद पढ़ के देखोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा, एकदम फालतू चैप्टर है। तभी मैं आपको लिंक, आप PDF भेज दूंगा, आप उससे पढ़ लेना। ठीक है बेटा, अगले दिन इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब है थोड़ा बहुत, यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो हमारा थर्ड चैप्टर। देख बेटा, पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, नॉर्मल चैप्टर, सेकंड यूनिट्स एंड डायमेंशन, वो भी थोड़ा उतना है इंपॉर्टेंट, लेकिन ठीक ठाक चैप्टर है, वो ठीक ठाक चैप्टर है।
थर्ड चैप्टर हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, वहां से हमारा फिजिक्स पूरा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक का वेट करेंगे हम।